हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों एचडीडी क्लासेस में एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों लास्ट दो लेक्चर में हम लोगों ने पेडागोजी का जो सेशन चल रहा था हमारा, उसमें हम लोगों ने करा था गणित की प्रकृति के बारे में जाना था, ठीक है, और गणित की मूलभूत संरचनाओं के बारे में जाना था, ठीक है। और उसी को सेशन को कंटिन्यू रखते हुए आज मैं आप लोग के सामने लेकर आया हूँ जीन पियाजे का एनएलडब्ल्यूबी सिद्धांत, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से हर एग्जाम में, ठीक है, हर शिफ्ट में कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से रखा हुआ आपको सीधे डायरेक्ट मिलने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप अगर तक चैनल पर नए हैं दोस्तों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और कंटेंट अगर पसंद आता है तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और अगर आप लोग बिल्कुल बढ़िया से तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आप लोग के इसके 2 लेक्चर आप लोग को प्रोवाइड करा चुका हूं, ठीक है। और टॉपिक वाइज सारा मैं हर टॉपिक से रिलेटेड आपका पेडागोजी कंप्लीट मैथ की कवर अप करा रहा हूं, ठीक है। ये हमारा 3rd लेक्चर है, इसलिए मैंने डे 3 यहाँ पर डे 3 करके डे 1 डे 2 करके मैं आप लोग को सारे टॉपिक वाइज कवर अप इसमें करा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का हमारा पेडागोजी का लेक्चर 3rd है ये, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं जीन पियाजे के बारे में। सबसे पहले जीन पियाजे के बारे में जानेंगे। जीन पियाजे आखिर थे कौन, उन्होंने मैथ्स का मतलब सिद्धांत एनएलडब्ल्यूबी जो सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादन किया था, ये क्यों किया था, ठीक है। सबसे पहले हम जान लेते हैं जीन पियाजे के बारे में। जीन पियाजे के बारे में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं दोस्तों। जीन पियाजे जो थे एक स्विट्जरलैंड के एक वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, ठीक है। स्विट्जरलैंड के निवासी हैं और इन्होंने सीडीपी में भी दोस्तों चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, ठीक है, सीडीपी जो हमारा होता है बाल विकास, उसमें भी दोस्तों इन्होंने अपने मतलब एक सिद्धांत दिया है और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्धांत दिया है इन्होंने, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। उस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने मतलब 4 अवस्थाओं के बारे में बताया था, ठीक है। 4 अवस्थाएं वो क्या क्या थी। संवेदी गामक अवस्था दी थी दोस्तों, ठीक है। सारा कुछ इसी से रिलेटेड होता है सीडीपी में, और यहाँ पर मैथ पेडागोजी में सारा कुछ वहाँ से कवर अप कर लेता। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो दोस्तों तो आप लोग को ये भी जानकारी होना जरूरी। सबसे पहली अवस्था दी थी इन्होंने संवेदी गामक अवस्था। फिर उन्होंने दी थी दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। इन सब के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बारे में बताया था। तीसरा पॉइंट था इन्होंने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसके बारे में मैंने आप लोग को बताया था, जिसको हम छू सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं, जैसे कि मार्कर है, इसको छू से, ये हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। एक होती है हमारा जिसको हम अनुभव करते हैं, केवल दिमाग में तर्क विचार करके सॉल्व कर सकते हैं, वो होती है हमारी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, ठीक है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिससे हम लोग कहते हैं अनौपचारिक, ठीक है। अनौपचारिक भी कहते हैं इसे हम लोग, और मूर्त को हम लोग औपचारिक भी कहते हैं, ठीक है। ये 4 अवस्थाएं दी थी उन्होंने। इन 4 अवस्थाओं के बारे में हम लोग सीडीपी में कंप्लीट पढ़ेंगे, लेकिन छोटा मोटा मोटी हम लोग जान लेते हैं। स्विट्जरलैंड के निवासियों से सीधा सा पूछ लेता है और क्वेश्चन में सीधा दे देता है कि इनकी अवस्थाएं, कितनी अवस्थाएं दी थी इन्होंने बच्चों से संबंधित, ठीक है, बाल विकास से संबंधित उन्होंने 4 अवस्थाएं दी थी। ये बात हुई। दूसरी बात यह है कि उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, ठीक है, जिसको विकासात्मक, ज्ञानात्मक आदि विभिन्न नामों से हम लोग जानते हैं, ठीक है। दूसरी एक और बात है इसमें, फैक्ट है दोस्तों, कि इन्होंने अपने बच्चों पर प्रभाव किए थे, ठीक है। इन्होंने जो भी इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे वो अपने बच्चों पर किए थे, ठीक है। इन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट किए थे जो अपने बच्चों पर किए थे कि बच्चे कैसे बढ़ रहे हैं, कैसे मतलब स्टार्टिंग से लेकर बिल्कुल संवेदी गामक अवस्था से लेकर 0 से स्टार्ट करके 0 से 2 साल तक की इसकी क्वांटिटी होती है, मतलब लेंथ होती है, ठीक है। 0 से 2 साल की अवस्था होती है तो संवेदी गामक अवस्था कहते हैं। बिल्कुल बेसिक से 0 लेवल से इन्होंने अपने बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए थे, ठीक है दोस्तों। तो इसके अलावा हम लोग का बच्चों पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए थे, ठीक है। तो इन्होंने इसको मतलब इस तरीके से इन्होंने अपने बच्चों की सारी अवस्थाओं के बारे में डिटेल से जाना, इसलिए इसे अवस्था का सिद्धांत भी कहा गया है, ठीक है। ये तो ही जीन पियाजे से रिलेटेड मतलब इसके लिए इसको जो हमारा जो जीन पियाजे का हमारा जो सिद्धांत था, जो हमारा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था, इसे अवस्था का सिद्धांत भी कहा गया, ठीक है, अवस्था का सिद्धांत। ये तो थी दोस्तों जीन पियाजे से रिलेटेड कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन, ठीक है। और आप लोग जानते हैं कि किसी भी एक वैज्ञानिक का केवल एक जगह से भला हो ही नहीं सकता, ठीक है दोस्तों। जब इन्होंने इन्होंने चाइल्ड डेवलपमेंट में अपने बच्चों पर प्रयोग करने के बाद में ये सारी मतलब ज्ञानात्मक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, तो कहीं ना कहीं इन्होंने जब मैथ की बारी आई थी, ठीक है, मैथ्स के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे या और जो वैज्ञानिक थे वो उस पर रिसर्च कर रहे थे, इन्होंने भी अपनी टांग अड़ा दी वहाँ पर। इन्होंने फिर यहाँ पर एक दिया एनएलडब्ल्यूबी का सिद्धांत, ठीक है, क्योंकि ये तो अपने बच्चों पर बचपन से ही उन पर
सारे मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो बच्चों के बारे में उनको सही से जानकारी तो थी, ठीक है। उस जानकारी को इन्होंने सटीक तरीके से दर्शाया और उस पर भी अपना मैथ में भी इन्होंने अपना एक सिद्धांत दे दिया, जिसे हम जीन पियाजे का NLWB सिद्धांत के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो क्या था NLWB सिद्धांत? NLWB, एन से होता है दोस्तों नंबर्स, ठीक है, एल से होता है लेंथ मतलब लंबाई, डब्ल्यू से होता है वेट, ठीक है, और बी से होता है वॉल्यूम। इन्होंने बताया कि बच्चे किस किस तरीके से, सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं, उसके बाद बच्चे क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, ठीक है। ये तो बिल्कुल बचपन से ही अपने बच्चों पर सब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने पूरी नॉलेज थी, तो उन्होंने उस चीज़ को यहाँ भी अप्लाई करके एक सिद्धांत अपना दे दिया। जीन पियाजे के अनुसार जीन पियाजे ने बताया कि नंबर्स, ठीक है, सबसे पहले NLWB है जो सबसे पहले नंबर्स की बात करते हैं। नंबर्स, बच्चा सबसे पहले संख्याओं का संरक्षण करता है, ठीक है। इनके अनुसार इन्होंने मतलब बताया कि बच्चा सबसे पहले संख्याओं का संरक्षण करता है। संख्याओं का संरक्षण कैसे करता है? सबसे पहले वो कहीं ना कहीं नंबर्स के बारे में जानकारी जुटाता है, ठीक है। सबसे पहले अगर वो सीखता है तो कहीं ना कहीं नंबर्स के बारे में सीखता है, जैसे कि उसके कहीं खिलौने दे रखे हैं, 2-4 खिलौने रखे हैं, ठीक है, तो वो काउंट उसको करना कहीं ना कहीं सीख जाएगा कि ये मेरा है, 1 है, ये 2 मेरे हैं, ये 3 इकट्ठे करके रख लिए उसने, फिर बोलेगा ये 3 मेरे हैं, ठीक है, इस तरीके से। और कहीं ना कहीं अगर कॉलेज में, स्कूल में भी वो अपना जब कदम रखता है तो कहीं ना कहीं नंबर्स के बारे में ही वो संरक्षण करता है, नंबर्स की ही उसे जानकारी अच्छे से होती है, ठीक है। तो उसके बाद और अगला क्या दिया था उन्होंने? लेंथ, ठीक है, लेंथ मतलब लंबाई। नंबर्स के संरक्षण के बाद में जीन पियाजे ने बताया कि बच्चा जो होता है सबसे सेकंड टाइम वो उसके नंबर्स का संरक्षण करने के बाद में वो लंबाई का संरक्षण करता है, मतलब लंबाई के बारे में जानता है। लंबाई के बारे में कैसे जानता है? कि कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा। अगर परिवार में भी 3-4 बच्चे हैं, ठीक है, तो वो वहाँ से थोड़ा हाइट में एक दूसरे से अप डाउन होते हैं, थोड़ा कोई छोटा कोई बड़ा होता है, तो बच्चे उसी से समझ जाते हैं कि ये इससे बड़ा है, ये इससे छोटा है, तो इस तरीके से भी जान लेते हैं। और लंबाई का संरक्षण करने के लिए बच्चे क्या करते हैं? खेल खेल में चीज़ों को सीखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। कहीं देखेगा कि गुड्डे गुड़िया का जो खेल करते हैं बच्चे, तो उसमें गुड्डे गुड़िया एक दूसरे से बड़े छोटे होते हैं, वहाँ से भी उन लोगों का आइडिया लगता चला जाता है कि वो मतलब कौन किससे लंबा है, कौन किससे बड़ा है, ठीक है। इसके बाद क्या करता है? इसके बाद होता है डब्लू, ठीक है, डब्लू मतलब वेट। तीसरे नंबर बाद आता है वेट, डब्लू। तो उसमें क्या बताया जीन पियाजे ने? उन्होंने बताया कि बच्चा उसके बाद में सबसे पहले नंबर्स के बारे में सीखता है, फिर लंबाई के बारे में सीखता है, उसके बाद वो वजन के बारे में सीखता है, ठीक है, वजन के बारे में सीखता है कि हल्का और भारी, ठीक है, इस तरीके से वो चीज़ों को सीख जाता है। कहीं मतलब घर पे ही कोई वो काम कर रहा है, तो अगर आप किसी बच्चे से कोई चीज़ उठाने के लिए कहोगे तो वो बोलेगा, मतलब ये अगर बोलने लायक होगा तो बोलेगा, या वैसे भी क्रिया करके दिखा देगा कि वो भारी है या हल्का है, ठीक है। हल्का होगा तो फ़ौरन उठा के ले आएगा, अगर भारी होगा तो वो उसके मतलब एक्सप्रेशन से ही हम लोग को पता लग जाएगा कि वो चीज़ भारी है, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि सबसे पहले बच्चा नंबर्स के बारे में सीखता है, फिर लंबाई के बारे में सीखता है, फिर उसके बाद में वो वेट का अनुभव करता है, हल्का और भारी, फिर वेट के बारे में वो सीखता है, ठीक है। और चौथे नंबर पे इन्होंने क्या बताया था? वॉल्यूम, आयतन, ठीक है। अब इसके बाद बच्चा मतलब सीखता है कि आयतन के बारे में। आयतन मतलब कौन सी चीज़ कितनी जगह घेरे हुए, कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, इस तरीके से वो आयतन के बारे में जानता है, ठीक है। आयतन के बारे में क्या जानेगा? अगर उसकी चेयर दे दी, उसको एक चेयर दे दी छोटी सी बच्चे को बैठने के लिए, और वो चेयर केवल उसी के लायक है, ठीक है, उसी के मतलब की है, तो वो उस पर बैठेगा, तो वो समझ जाएगा कि ये चेयर की जो जगह है केवल उसी के लिए पर्याप्त है, इस पर कोई दूसरा नहीं बैठ पाएगा, ठीक है। वहीं अगर कहीं पर अगर उसे एक सोफ़ा दे दिया बड़ा सा, ठीक है, सोफ़ा दे दिया, तो उसमें वो 2-4 बच्चे जो भी होंगे वो आराम से एडजस्ट हो जाएंगे। तो इसके अलावा छोटी छोटी सी बातों से वो आयतन के बारे में, जगह संरक्षण के बारे में भी सीखता है, ठीक है, जो हमारा आयतन का काम करता है, मतलब जगह का काम करता है। इसके बाद कहीं कहीं आप लोग को सीधे से दे रखता है, क्वेश्चन में सीधे दे दिया होता है कि जीन पियाजे का NLWB सिद्धांत है, इसमें बी का क्या कार्य है, ठीक है। बी का मतलब क्या कार्य होता है, ठीक है। तो बी का कार्य होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम आयतन का संरक्षण करना बच्चा सीख जाता है, ठीक है। सीधे से दे देगा कि डब्ल्यू का क्या कार्य होता है, एन का क्या कार्य होता है, एन का क्या मतलब होता है, तो बच्चा नंबर्स संख्याओं के बारे में जानना शुरू कर देता है, ठीक है, इस तरीके से। तो और कहीं कहीं आपको सीधे से एक इस फॉर्मेट में भी दे देगा। सबसे पहले बच्चा जो होता है नंबर्स का, फिर लंबाई का, फिर वजन का, फिर आयतन का संरक्षण करता है, और सीधे से आप लोग को इसमें दे देगा। और कहीं कहीं आप लोग को उल्टा सीधा दे देगा कि लंबाई पहले दे देगा, ठीक है, और इसको मतलब डिसऑर्डर में कर देगा, ठीक है, और कहीं लंबाई दे देगा, कहीं वजन पहले दे देगा, इस तरीके से ऑर्डर डिसऑर्डर में इसको कर देगा। लेकिन हम लोग को पता होना चाहिए कि NLWB सिद्धांत के अनुसार बच्चा सबसे पहले नंबर्स का संरक्षण करता है, फिर लंबाई का, फिर वजन का, और उसके बाद आयतन का, ठीक है। जीन पियाजे के इस सिद्धांत के लिए दोस्तों एक और किस नाम से भी जाना गया, जिसको बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब बार बार पूछा जाने वाला फैक्ट है,
प्रोपोर्शनल रीजनिंग का सिद्धांत, ठीक है। जीन पियाजे का जो NLW का ये सिद्धांत है, NLWB का ये सिद्धांत है, इसे प्रोपोर्शनल रीजनिंग के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। प्रोपोर्शनल रीजनिंग दोस्तों, प्रोपोर्शनल रीजनिंग का सिद्धांत। आपसे कभी बाई चांस अगर अलग से कहीं पूछ ले कि प्रोपोर्शनल रीजनिंग का सिद्धांत किसने दिया था, तो आप उसको सीधे से कर दोगे कि जीन पियाजे ने प्रोपोर्शनल रीजनिंग का सिद्धांत दिया था, ठीक है। इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है और बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हम लोग का जीन पियाजे का NLWB सिद्धांत यहाँ से कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग के बच रहे हैं, जिसमें मैं आप लोग को आगे लेकर चलता हूँ, उसमें समझाऊंगा, ठीक है। इसमें सबसे पहले आप लोग को बस यही ध्यान रखना है NLWB, और इसमें कुछ आप लोग को समझने का नहीं है, और बहुत ही बार बार रिपीटेड क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, तो उसको आप लोग को बिल्कुल ध्यान से करना है, ठीक है। NLWB सिद्धांत हम लोग कर चुके हैं दोस्तों। इसके बाद हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और जिनसे भी हमारा क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों, जैसे कि होता है एक तुलनात्मक जमा होता है, जिसे कंपैरिजन एडिशन कहते हैं दोस्तों। एक होता है हमारा तुलनात्मक घटा होता है, जैसे कंपैरिजन सब्ट्रैक्शन कहते हैं दोस्तों, ठीक है। एक होता है वैकल्पिक जमा होता है, जैसे टेक अवे एडिशन कहते हैं, और एक होता है वैकल्पिक घटा, जैसे हम लोग टेक अवे सब्ट्रैक्शन कहते हैं दोस्तों, ठीक है। ये चार इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। इस चार इंपॉर्टेंट पॉइंट से मतलब हर बार में इन चार में से किसी न किसी से कोई एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है पेडागोजी में। तो हम लोग जान लेते हैं इसके बारे में। तुलनात्मक जमा, ठीक है। तुलनात्मक जमा कंपैरिजन एडिशन क्या होता है, जैसे कि आप लोग नाम से ही पता लगता होगा, कंपैरिजन मतलब तुलना करना, एडिशन मतलब जोड़ के, ठीक है। जोड़ की तुलना करना, तो इसको कैसे कर सकते हैं दोस्तों, जब x के पास y की तुलना में कोई वस्तु ज़्यादा हो, ठीक है। जब x के पास y की तुलना में कोई वस्तु ज़्यादा हो, जब x और y की हम लोग जब तुलना करेंगे दोस्तों, जब x और y की हम लोग तुलना करेंगे, तो मान लिया x के पास कोई वस्तु 10 है, ठीक है, और y के पास कोई वस्तु 5 है, तो y की तुलना में x के पास वस्तु ज़्यादा हो गई, ठीक है। यही हम लोग के बारे में बताया तुलनात्मक जमा, ठीक है। तुलना करेंगे, तुलना करने के बाद में जो चीज़ ज़्यादा हो गई, ठीक है, जमा का मतलब एडिशन होता है, जिसके पास वस्तु ज़्यादा होती है, तो x के पास वस्तु y की तुलना में ज़्यादा होना, तो x के पास वस्तु y की तुलना में यहाँ ज़्यादा हो गई। y के पास अगर कोई 5 रुपये है और x के पास 10 रुपये हैं, तो y की तुलना में हम लोग देख लेंगे सीधे से x के पास ज़्यादा हो गए, ठीक है। तो हम लोग को ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट हैं, इनको सीधे से आप लोग को लैंग्वेज के हिसाब से ही याद रखना है। तुलनात्मक जमा है, जमा की बात आएगी मतलब किसी एक के पास दूसरे से ज़्यादा हो गई, ठीक है, एडिशन की बात होगी। सेम इसका अपोजिट होता है तुलनात्मक घटा, ठीक है। तुलनात्मक घटा कंपैरिजन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। कंपैरिजन सब्ट्रैक्शन में जैसे यहाँ पर x के पास y की तुलना में कोई वस्तु ज़्यादा थी, सेम उल्टा होगा, x के पास जो होगा y की तुलना में कोई वस्तु कम होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर x के पास, यहाँ पर y के पास 5 थी, यहाँ पर x के पास मान लिया 4 है, ठीक है, और y के पास 5 है, तो x के पास जो होगी y की तुलना में कोई वस्तु कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पर तुलनात्मक घटा, अगर तुलनात्मक घटा है दोस्तों और कंपैरिजन सब्ट्रैक्शन है मतलब कमी होती होगी, तो किसी एक के पास दूसरे की तुलना में वस्तु घटा है, तो पहले के पास दूसरे की तुलना में वस्तु कम हो गई, तो तुलनात्मक घटा होगा। पहले के पास दूसरे की तुलना में वस्तु ज़्यादा होगी, तो तुलनात्मक जमा होगा, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। एक होता है हमारा वैकल्पिक जमा दोस्तों, ठीक है। वैकल्पिक जमा इसको बोलते हैं टेक अवे एडिशन, ठीक है। वैकल्पिक जमा होता है टेक अवे एडिशन। इसमें वो देखता है कि x के पास y से कितना ज़्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने सीधे से लिखा था x के पास ज़्यादा होगी या y के पास ज़्यादा होगी, ठीक है। यहाँ पर हमारा दिया वैकल्पिक जमा, जब वैकल्पिक जमा दिया है तो यहाँ पर सीधे से देगा कि x के पास जो y की तुलना में कितना ज़्यादा है। x के पास अगर 10 है और y के पास हमारा यहाँ पर 6 है, तो x के पास ज़्यादा तो है लेकिन y से कितना ज़्यादा है, तो 10 में से जब 6 घटाएंगे तो यहाँ से हम निकालेंगे 4, तो x के पास y से 4 ज़्यादा है, ठीक है। वही हमारा आएगा टेक अवे एडिशन, ठीक है। x के पास ज़्यादा तो है लेकिन y से कितना ज़्यादा है, इस तरीके से क्वेश्चन इसमें पूछता है, ठीक है। और सेम इसका अपोजिट होता है वैकल्पिक घटा, ठीक है। जैसे वैकल्पिक तुलनात्मक जमा का मतलब अपोजिट था तुलनात्मक घटा, यहाँ पर एडिशन की बात कर रहा था, यहाँ सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा था। तो यहाँ भी वैकल्पिक जमा है, वैकल्पिक जमा में एडिशन की बात करेगा, यहाँ भी वैकल्पिक घटा, तो वैकल्पिक घटा में वो सब्ट्रैक्शन की बात करेगा। यहाँ पर जस्ट अपोजिट होगा इसका। यहाँ पर दिया कि x के पास y की तुलना में ज़्यादा तो है लेकिन कितना ज़्यादा है, यहाँ पर पूछेगा कि x के पास y की तुलना में कम है लेकिन कितना कम है, ठीक है। तो वहाँ से हम लोग y में से जब x घटा देंगे, हमारा 10 में से जब हम लोग 5 घटा देंगे तो 5 कम है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन इसमें पूछता है, मतलब x के पास y से कम है, कितना कम है,
कितना कम है दोस्तों, तो 10 में से 10 y के पास है, x के बाद 5 है, तो सीधे से हम लोग कह देंगे कि y से हमारे x के पास में 5 कम है। ठीक है, तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसे हैं दोस्तों, इन चारों इंपॉर्टेंट पॉइंट से सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है 1 नंबर में। ठीक है, इन चारों में से कोई ना कोई एक हर बार में आप लोग को मिलने वाला है। ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और छूट रहा है दोस्तों, जो हम लोग आगे करने वाले हैं। ठीक है, चलिए उसे भी देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा एक इंपॉर्टेंट बच रहा था दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें हमारा बच रहा था मापन। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सब लोग हम लेकर चल रहे हैं सारा कुछ। ठीक है, अब आगे वाला हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें मापन, जिसे हम लोग मेजरमेंट कहते हैं। ठीक है, मेजरमेंट को हम लोग किस तरीके से मतलब इसमें मतलब यूज करते हैं मेजरमेंट का। ठीक है, मेजरमेंट किसी चीज़ को मापने के लिए हम जिस चीज़ का यूज करते हैं उसे मेजरमेंट कहते हैं। ठीक है, मेजरमेंट का मतलब ही होता है मापना। ठीक है, मापना, जैसे कि कोई हमारा आयतनुमा कुछ दिया है, लंबाई चौड़ाई में माप लेंगे। ठीक है, कोई हमारा त्रिभुज आकार में दिया है, तब उसको हम इस तरीके से नाप लेंगे। ठीक है, त्रिभुज के आकार में नाप लेंगे। कोई वृत्त मतलब आकार में दिया है, तब भी हम लोग उसको पाई आर स्क्वायर से नाप लेंगे। मेजरमेंट हर चीज, हर आकृति को मापने का अपना अपना एक रोल दिया गया है। ठीक है, आयत का अलग दिया गया है, वर्ग का अलग दिया गया है मेजरमेंट, त्रिभुज का अलग दिया गया है, वृत्त का अलग दिया गया है। ठीक है, हर चीज, हर शेप को मापने का हमारा अपना अपना अलग से एक फार्मूला दिया गया, अलग रोल दिया गया। ठीक है, तो मेजर करना, किसी चीज को जब मेजर करना होगा, हमें मापन करना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग उसकी कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम उसकी तुलना करेंगे। तुलना किससे करेंगे, तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, सबसे पहले तुलना करेंगे। उसका तुलना किससे करेंगे, अपने मतलब देखेंगे उसे ध्यान से कि ये चीज़ है, हम लोग को इसे मापनी है। हम लोग तुलना करने का मतलब हम लोग उसका शेप देखेंगे पहले कि ये आयताकार है या वृत्ताकार है या त्रिभुजाकार है। ठीक है, या इस तरीके से कुछ है समान, मतलब ये भी आता हुआ, या वर्गाकार है। ठीक है, इस तरीके से हम उसका कंपैरिजन करेंगे अपने आप से। ठीक है, उसको देखेंगे कि आखिर जो शेप हमको मापनी है वो आखिर किस शेप में है। ठीक है, जो चीज़ हमें मापनी है वो किस शेप में है, तो कंपैरिजन करना हो गया ना। और देखेंगे सबसे पहले मापन, मेजरमेंट की दूसरी विधि क्या होती है, मेजरमेंट की दूसरी विधि होती है, दूसरा नंबर दे दिया, नॉन स्टैंडर्ड हाथ या किसी अन्य उपकरण का यूज करना। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग अपना मोस्टली लोग क्या करते हैं, जहाँ पर मतलब अब तो बहुत सारे स्टैंडर्ड चीज़ों का मतलब वो चल गया है। ठीक है, हमारा एक जो होता है मीटर होता है। ठीक है, मीटर जो होता है, मीटर, तो बहुत सारे लोग अपने हाथ से मतलब लंबाई से इस तरीके से करके देख लेते हैं कि हमारा कोई मीटर का शेप हमारे हाथ से यहाँ तक कितना आ रहा है। ठीक है, तो अपने वही तो करते हैं कि नॉन स्टैंडर्ड चीज़ों में, नॉन स्टैंडर्ड चीज़ें क्या होती हैं, सीधे से अपने हाथ का यूज कर लिया या किसी अन्य उपकरण का। ठीक है, पहले के ज़माने में आप लोग को देखा होगा कि कोई अगर किसी ज़मीन को मापते थे, खेत को मापते थे, तो वो एक डंडे का मतलब एक लाठी या डंडे का कोई अपना एक वो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, गट्ठा बोलते हैं शायद। ठीक है, गट्ठा बोलते हैं पुराने के लोग उसे। ठीक है, क्योंकि मेरे पापा करते थे तो मुझे पता है, वो उसे गट्ठा बोलते थे। वो उस गट्ठे से वो अपनी ज़मीन को मापा करते थे और उसी के हिसाब से वहाँ पर अपने आंकड़े निकाला करते थे। उसको बोलते हैं नॉन स्टैंडर्ड मेथड, जिसको अपने हाथ से या किसी अन्य उपकरण से, लकड़ी वगैरह से या किसी भी तरीके से आप उसे मापें तो उसे नॉन स्टैंडर्ड मेथड के नाम से उसे जानते थे, मेजरमेंट करते थे। ठीक है, अगला इसमें पॉइंट आता है दोस्तों, स्टैंडर्ड चीज़ों का स्केल वगैरह का यूज करना। ठीक है, लेकिन अब वो आधुनिक मतलब मॉडर्न ज़माना है दोस्तों, आधुनिक ज़माना, जब से आधुनिक हमारा टाइम शुरू हुआ, जब से हमारी स्टैंडर्ड चीज़ें सारी कुछ आ गई। ठीक है, अब हमारा इंची टेप आ गया दोस्तों, फीता कितना भी मतलब लंबा हो, ठीक है, कुछ भी हो, हम सीधे से उसको फीते से मापते हैं। स्टैंडर्ड चीज़ तो स्केल से मापते हैं। ठीक है, स्केल से मापते हैं हम लोग, और हमारा मतलब इंच जो होता है, इंची टेप होता है, उसको फीते से हम लोग सीधे से मापते हैं। ठीक है, तो मेजर करने की ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, आप लोग को सीधे दे देगा कि मेजर करने के पॉइंट मतलब इसमें कोई तीसरा और कोई ऑप्शन बढ़ा देगा और पूछेगा कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिससे हम किसी चीज़ को, किसी शेप को, किसी आकृति को मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इन 3 से तो हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन चौथा जो ऑप्शन होगा उससे हम मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, इस तरीके से दे देगा, या 3 ऑप्शन आपको ऐसे देगा कि इन 3 चीज़ों में 4, और एक ऑप्शन उसमें 3 ऑप्शन ऐसे देगा जिसे मेजर नहीं कर सकेंगे, और एक कोई ऑप्शन इन 3 में से उठाकर दे देगा, तो हम उसको सीधे से बता देंगे कि हाँ, इसमें ये ऑप्शन है जिससे हम मेजरमेंट आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन यहीं पर फिनिश करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आप लोग को समझ आ गया होगा। इंपॉर्टेंट जो हमारा था NLWB सिद्धांत दोस्तों, इसको एक बार फिर रिपीट कर लें आप लोग, अगर वैसे ना ध्यान कर पाएँ तो सीधे से आप लोग करेंगे NLWB। ठीक है, सबसे पहले बच्चा क्या करता है, नंबर्स के बारे में जानता है। ठीक है, नंबर्स के बारे में जानता है, फिर उसके बाद में वो लंबाई के बारे में जानता है। ठीक है,
लंबाई के बारे में जानता है, फिर उसको वेट के बारे में मतलब भार के बारे में उसको ज्ञान होता है, और उसके बाद में वो उस भार के चीज़ों का आयतन के बारे में ज्ञान करता है। यही NLW सिद्धांत दिया था जीन पियाजे ने, और जीन पियाजे कहते हैं स्विट्जरलैंड के निवासी थे दोस्तों, ठीक है, स्विट्जरलैंड के निवासी थे, और इन्होंने मतलब संज्ञानात्मक ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी दिया था, ठीक है, जिसमें विकास की 4 अवस्थाओं के बारे में इन्होंने बताया। और इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें क्या था, जो जीन पियाजे का NLW सिद्धांत था, इससे हम प्रोपोर्शनल रीजनिंग का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों, प्रोपोर्शनल रीजनिंग का सिद्धांत भी कहते हैं हम लोग, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बार बार एग्जाम में रिपीटेड पॉइंट है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन दोस्तों आप लोग को समझ आया होगा, और वीडियो सब पसंद आती है, समझ आती है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में अगले किसी नए टॉपिक के साथ, ठीक है। वैसे तो मैं स्टेप बाय स्टेप सारा आपको कराता ही जा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आगे आपको और भी स्टैंडर्ड चीज़ें जो इसमें रह गई हैं, ठीक है, वो आप लोग को कराऊंगा, ठीक है। अभी इसमें रह गए अधिगम मतलब अधिगम से रिलेटेड अधिगम के विकार और शिक्षण विधियाँ रह गई हैं, और एक पमीला लाइबेक थ्योरी रह गई है, बैन हीले का ज्यामिति सिद्धांत रह गया। सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप आप लोग को कवर अप कराने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। तो बने रहें चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।